गुड मॉर्निंग। मैं रहीम सर। नीट के फिजिक्स में कैसे नंबर गेन करना है। सब बच्चों को नीट के लिए एग्जाम में, जेई के एग्जाम, कोई भी एग्जाम हो, फिजिक्स से डर ही लगता है। तो अभी अब जैसे ट्वेल्थ के एग्जाम जस्ट दे के निपटे हैं और कई लोग ड्रॉप दे रहे थे, कई लोग साल भर से, कई लोग 2 साल से कोचिंग इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं। लेकिन अब जब 40 to 39 डेज बचे हैं तो बड़ा घबराहट सी हो रही है कि कैसे नीट में फिजिक्स को स्कोर करें, कैसे कवर करें उसको। तो देखो, मैं बहुत क्लियर कट पहले सबसे पहली बात, सबसे पहले मैं उन लोगों को फोकस कर रहा हूँ जिन्होंने अभी ट्वेल्थ की एग्ज़ाम जस्ट देके फारिग हुए हैं। तो उन लोगों को क्या करना चाहिए। सो बेटा, सबसे पहले तो आप ना यार, वैसे तो हो गई, जो लोग ड्रॉप मतलब डमी बैठे थे उन लोगों के पास, वो सबसे पहले पुराने 20-22 साल के पेपर लो। तो चाहे कोई भी पब्लिकेशन का ले लो जिसमें वो सॉल्यूशन दे रहा हो। मेरे हिसाब से अरिहंत का ठीक ठाक रहता है। अब वो आप हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम के हिसाब से देख लें कौन सा लेना है। फिर उसके बाद आप पहले उसके क्वेश्चंस को देखो। अच्छा, पहले फिजिक्स फिजिक्स को देखो अच्छे से, है ना। फिजिक्स के सारे क्वेश्चन देखो, जिससे अब जब देखने जाओगे तो जो खास करके एमपी बोर्ड के बच्चे हैं, उन्हें थोड़ा नया लगेगा, अजीब लगेगा, क्या है ये। जो कोचिंग इंस्टीट्यूट में टेस्ट सीरीज वगैरह नहीं दे रहे हैं, उन्हें थोड़ा लगेगा कि ये क्या क्वेश्चन है, एकदम से थोड़ा लेवल हाई लगेगा। ओके, तो उसको देख के घबराना नहीं, आपको पढ़ना है थॉरोली। 24, 22, 23 ये पेपर्स आप पढ़ें जो नीट के हैं, ओरिजिनल प्योर पीवाई की यूज नीट के। किसी भी एक सॉल्यूशन को ले लें प्रीवियस ईयर के। उसके बाद पहली स्टेप हो गई कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर लेना है, 22-23 साल का एक बन जाएगा। अरिहंत का मैं सजेस्ट कर रहा हूँ, बाकी और भी मार्केट में बहुत अच्छे अच्छे पब्लिकेशन है, आप ले लें। ये कॉस्ट वाइज भी और मतलब ज़्यादा एरर भी वगैरह नहीं होते, इसमें ठीक रहता है। ओके, पहली पहली स्टेप हो गई। सेकंड स्टेप, अब मैं सेकंड स्टेप पे जा रहा हूँ। सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है, जो जिन्होंने साल भर ट्वेल्थ को फोकस किया था, नीट के हिसाब से वो लोग पढ़े नहीं, उन लोगों के लिए खासकर, और जो नीट के हिसाब से भी पढ़ रहे थे एग्जाम के दौरान, फिर एग्जाम को फोकस कर लिया, उन लोगों को क्या करना चाहिए। दोनों लोगों को ही मतलब मिली जुली स्ट्रेटजी होना चाहिए। क्या करेंगे वो लोग, फिर आप यार थोरली ना एनसीईआरटी का जो आपने पढ़ाने के दौरान, जैसे जब हम पढ़ते हैं ट्वेल्थ तो हम एनसीईआरटी को लाइन टू लाइन पढ़ते हैं। मान लो कुछ लोग नहीं पढ़ते होंगे, सर हम तो एग्जाम को फोकस करके पढ़ते हैं, गाइड से पढ़ते हैं, परीक्षा बोर्ड से पढ़ते हैं, डिफरेंट डिफरेंट दूसरी गाइड से पढ़ते हैं। तो नहीं पढ़ा तो एक बार ना, आप चैप्टर वाइज पहले तो अपना, जिन्होंने पढ़ रखा है, जिनके पास लाइन में टिक लगा हुआ है, ये लाइन टिक लगी हुई है, वो लाइन को पढ़ो आप अच्छे से। उस पर कमांड पढ़ो, एक कमांड करो चैप्टर। जैसे मान लो पहले चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ट्वेल्थ क्लास का पढ़ लो, 12th का इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ लो, 11th का काइनेमेटिक्स वाले चैप्टर्स को फटाफट फटाफट देख लो। उसके सेकंड स्टेप, एनसीईआरटी चैप्टर वाइज पढ़ो। अच्छा, एनसीईआरटी चैप्टर वाइज पढ़ने का मतलब क्या, पहले पूरी एनसीईआरटी पढ़ने जाएंगे तो 30-40 दिन निकल जाएंगे। ऐसा नहीं करना है। इस किसी की कॉपी बुक के अंदर टिक लगे हुए हैं, खुद के पढ़े हुए हैं, वो ही ऐसा करे। नया बच्चा अब एनसीईआरटी खोल के बैठे और वो टिक करने बैठे तो ये सही नहीं होगा। ओके, अब वो बच्चा क्या करे जिसने साल भर या पहले कभी एनसीईआरटी देखी नहीं, फिजिक्स की एनसीईआरटी आमतौर पर बच्चे देखते भी नहीं है। कभी इंस्टीट्यूट है जो एनसीईआरटी से पढ़ाते हैं। अच्छा, मैं ये बात आ गई तो मैं ये बता दूं, मैं एमआर क्लासेस रन करता हूँ इंदौर के अंदर, मदीनानगर के अंदर। तो हम जब 11th-12th को पढ़ाते हैं तो हम प्योरली एनसीईआरटी के अंदर से ही सॉल्व कराते हैं चीज़ों को, और लाइन टू लाइन कि भैया नीट के बेस पे ये लाइन आईएमपी है, उसको टिक कराते हैं वहाँ पे, उसी बुक के अंदर ही कॉपी के साइड में जो हंसिया होता है वहाँ पे लिखवा देते हैं, उससे रिलेटेड जानकारी भी, और उसको अंडरलाइन कराते हैं, क्योंकि वो नीट में भी काम में आ रही है और एग्जाम के ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस में भी काम में आ रही है। ओके, और हम बहुत जल्द 15 अप्रैल के बाद एक क्लासेस, न्यू क्लासेस 10th और 12th की स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो हमारी 2026 नीट बेस भी होगी और ट्वेल्थ बेस भी होगी। ओके, इसमें 15 दिन का बेसिक कोर्स होगा जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। अच्छा, क्लासेस ऑफलाइन है, इसमें कुछ वीडियो आपको ऑनलाइन भी मिल जाएंगे। ठीक है, मैं आगे अपनी बात रखता हूँ। तो अभी हमें क्या करना है, चैप्टर वाइज पढ़ना है एनसीईआरटी। उसमें अगर आपको लाइन टिक है तो आप टिक करें। अब जिनके पास लाइन टिक नहीं, वो क्या करेंगे, मैं अब आप बात रिपीट हो गई मेरी, वो लोग ये करेंगे कि कहीं से भी ना, किसी भी इंस्टीट्यूट के आप फार्मूलेज ले लो। ओके, फार्मूलेज देके उसको याद करना, बस इतना ही मेरे हिसाब से इतना कर लो, जिसके जिसके टिक लगी नहीं हुई है। ओके, जिसके टिक लगी होगी, लाइन लगी होगी, अंडरलाइन किया होगा, वो तो रिवीजन कर लेगा। लेकिन जिनको नहीं होगी ना, वो उन लोगों को थोड़ा सा इतनी मेहनत करना पड़ेगी। उसके साथ तीसरा, मैंने 2 स्टेप बता दी। पहली स्टेप क्या करना है, पीवाई क्यूज पढ़ना है, फिजिक्स का ही पढ़ना है सिर्फ।
अभी क्योंकि हम फिजिक्स की बात कर रहे हैं, मैं अदर वीडियो में केमिस्ट्री और बायो की बात करूंगा, अपन उसको देख लेंगे। फिर दूसरा क्या करना है आपको, आपने एनसीईआरटी के अंदर अंडरलाइन किया हुआ है, आप उसको एनसीईआरटी को पढ़ें। ओके। थर्ड जो, अच्छा एनसीईआरटी के अंदर ना जो बॉक्स के अंदर जो जानकारी दी रहती है उसको बहुत जरूर मतलब अच्छे से कर लें, है ना, बेहतरीन। क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्ट तो नहीं आता है एनसीईआरटी से, ऐसा नहीं है कि जो छपा था बस वही आ गया, ऐसा बहुत कम होता है। लेकिन मान लो उससे रिलेटेड कुछ आया तो आप दिमाग लगा के लगा पाएंगे कि यार ये वाला ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन नहीं, तो हम ये वाले ऑप्शन की तरफ जा सकते हैं। नेक्स्ट, थर्ड मेरी जो बात है मैं ये कहना चाह रहा हूँ, किसी भी अच्छे इंस्टीट्यूट का आप ना फिजिक्स का टेस्ट पेपर लाइए, ठीक है। 10 20 5 7 जितना आपकी कैपेसिटी है उतना टेस्ट पेपर मंगाइए। पीडब्ल्यू का मंगा लीजिए या आकाश का मंगा लीजिए या आयरन का मंगा लीजिए, सभी का अच्छा होता है। मैं सजेस्ट करूंगा सबसे बेस्ट आप पीडब्ल्यू या अनअकैडमी दोनों में से किसी का मंगा लीजिए। ओके, अगर नहीं मिलता तो मेरे से कॉन्टेक्ट करें, मैं अवेलेबल करा दूंगा। ओके। टेस्ट में वो क्या करते हैं कि एनसीईआरटी और नीट के पैटर्न के अकॉर्डिंग पेपर बनाते हैं। ओके। अब वो जो पेपर है, मान लो जितने भी पेपर आए उसमें से आपने 7 या 10 पेपर पढ़ना है। 7 या 10 पेपर पढ़ो, उन्हीं के क्वेश्चंस को आंसर को याद करो, उनके आंसर्स के पैटर्न देखो कि यार कैसे कैसे आंसर सॉल्व कर रहे हैं। मान लो हम लोगों ने ऐसे करके 100 200 400 500 क्वेश्चन निकाल लिए ना, या 100 500 क्वेश्चन है इसी के इर्द गिर्द यहाँ एग्जाम के अंदर क्वेश्चन घूमेंगे लगभग, ठीक है। मतलब ऐसा तो नहीं कि वो उन्होंने वही क्वेश्चन निकाल दी, पर आप एग्जाम के आने वाले क्वेश्चंस को, ये नॉलेज को अप्लाई करके अपना आंसर फ्रेम कर पाओगे। ओके। नेक्स्ट जो होगा, 3 स्टेप हो गई कि अच्छे इंस्टीट्यूट के मॉडल पेपर, अच्छे इंस्टीट्यूट के टेस्ट पेपर मंगाना है, टेस्ट पेपर को सॉल्व करना है, उसके आंसर्स को याद करना है। 3 स्टेप हो गई हमारी। फोर्थ जो मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप होने वाली है वो ये है कि अगर आपको फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स बन रहे हैं तो उन चैप्टर्स को निकालिए दोनों क्लास से, 11th और 12th से, जिन पे आपकी कमांड है, जिनके आपने बोर्ड एग्जाम के लिए न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे, जिनके आपने फॉर्मूले सॉल्व किए थे। अब उन चैप्टर्स को, ओके, अब आप उन चैप्टर्स को निकाल के एक बार खुद से जो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, एनसीईआरटी के अंदर दिए हुए सॉल्व करके, है ना, उस पे से नीट ज़्यादातर क्वेश्चन उठाता है, उनको सॉल्व करने की कोशिश करें। इतना इनफ है। उसके बाद इसको वापस से रिवीजन करें। किसको रिवीजन करें? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को रिवीजन करें। 22 साल के है, 23 साल का, उसको रिवीजन करें। आपने जो टेस्ट पेपर मंगाया है उसको रिवीजन करें। आपने जो एनसीईआरटी को अंडरलाइन कर रखा है उसको रिवीजन करें। आपने अ, जो आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं कि भैया मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, कॉन्सेप्ट सॉल्व कर रहा हूँ, है ना। जैसे अच्छा, जब पहली चैप्टर की बात आ गई तो पहले चैप्टर पे 2 मिनट में बोल देता हूँ। पहला चैप्टर 12th का निकाला, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। उसमें सारे कॉन्सेप्ट पढ़े, क्वांटाइजेशन, एडिटिव प्रॉपर्टी, उसके लिए क्या फार्मूले हैं। उसके बाद कूलम्स इनवर्स लॉ, कूलम्स इनवर्स का वेक्टर फॉर्म क्या है, उसमें प्रोपोर्शनल हटाने के बाद क्या फार्मूला बनता है, क्या यूनिट है, ठीक है। और आगे उसके जैसे ही हम आगे जाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे क्या जाती है, वो सारे कॉन्सेप्ट को एक बार बुक से पढ़ के और रिवाइज करेंगे बेहतरीन। अच्छा, नोट्स बनाने अब ना बैठे ना, नोट्स नहीं बनाए। आपकी जो एनसीईआरटी के अंदर आपने जो कुछ लिख रखा है एक्स्ट्रा पढ़ाने के दौरान, जो हमने जैसे क्लासेस पढ़ाते हैं तो हम एक्स्ट्रा लिखा देते हैं, बस उसी को याद करो। ओके। तो फिजिक्स में आप डेफिनेटली अगर इतना करते हैं तो आप यानी कि एक सेफ जोन में आ जाएंगे फिजिक्स में। ओके, मैं ये नहीं कह रहा कि वो आप आउट ऑफ फुल मार्क्स लेके आ जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन आप सेफ जोन में रहेंगे। ओके। आप ये रहेगी कि हाँ यार हम नील पे नहीं है, जैसे बच्चे फिजिक्स को हाथ नहीं लगा रहे कि नहीं फिजिक्स को हटा देंगे हम, फिजिक्स को तो मतलब टच भी नहीं करना, तो आप सेफ जोन में आ जाएंगे। ओके, इसको फॉलो करिए। नेक्स्ट अनदर सब्जेक्ट के लिए मैं और भी स्ट्रेटजी बनाता हूँ। ओके, थैंक यू वेरी मच।